हम इंसानों को बहुत ही तरह की चीज़ों से डर लगता है। उनमें से एक है राक्षस। राक्षस अलग-अलग तरह के होते हैं। नुकीले दाँतों वाले, खून पीने वाले, ज़मीन के नीचे रहने वाले। मगर मुझे इन सब से ज़्यादा डर लगता है उस राक्षस से, जो कि खतरनाक ही नहीं दिखाई पड़ता। वो आपके आस-पास रहेंगे, आपको हमेशा महफूज़ महसूस कराएँगे, आपको देखते रहेंगे, आप पे नज़र रखेंगे। आपकी हर एक चाल को वो समझेंगे, आपकी कमज़ोरियाँ, ताकत, घर वालों के बारे में सब कुछ। आप उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और जब ये राक्षस अपना असल रूप दिखाएगा, तो वो किसी भी और राक्षस से कई गुना ज़्यादा खौफ़नाक होगा। मेरा नाम रोहित है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं कुछ समय से बेंगलुरु सिटी में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। यहाँ मेरा बचपन का दोस्त सूरज रहता है, जो कि 3 साल पहले घर छोड़कर बेंगलोर आया था। सूरज काफ़ी निडर है और उसे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आता है। मुश्किल परिस्थितियों में भी वो हार नहीं मानता। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं काफ़ी डरपोक हूँ। मुझे आज भी कोई समस्या का हल बिना पैनिक करे नहीं निकालना आता। ये बात मैं किसी को बताता नहीं, मगर खुद से सच भी तो नहीं छुपता। बेंगलोर में आने के बाद मुझे काफ़ी परेशानियाँ आईं, जैसे कच्चे रास्तों पर दिन रात गाड़ी चलाना, जिसमें गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, चाहे रात को डिलीवरी करना हो या फिर गुस्सैल कस्टमर की डांट खाना। यहाँ आकर मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। दिन रात काम करना ऐसे लगता था कि जैसे समय बस चलता ही जा रहा है। बारिश में और बुरा हाल होता था। सड़क पर पानी भर जाना, सड़क पर फिसलन हो जाना। परसों मैं ऐसे एक कच्चे गीले रास्ते पर रेनकोट पहनकर जा रहा था और अचानक ब्रेक लगाने के कारण मैं झट से गिर पड़ा। खुशकिस्मती से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई और कस्टमर का खाना भी मेरे डिलीवरी बैग से नहीं गिरा। चोट तो ठीक हो जाती है, मगर खाना ख़राब होने से गालियाँ पड़ती और पैसों की पेनल्टी अलग लगती। यहाँ हर दिन लोगों से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मेरी सोच से मैं अकेला था, मगर मेरी डिलीवरी गैंग हमेशा मेरे साथ रहती थी। चाहे वो पैसों की दिक्कत हो या पुलिस केस हो या गाड़ी बंद पड़ना, वो हमेशा आ ही जाते थे। हमारी गैंग में सूरज, जो कि मेरे बचपन का दोस्त है, और नागा भैया, जो कि 7 साल से डिलीवरी का काम कर रहे थे। नागा भैया दिन के 2000 से 3000 रुपये कमाते थे, हम सबसे ज़्यादा, क्योंकि नागा भैया बहुत तेज़ गाड़ी चलाते थे। उनके पीछे बैठना ऐसा होता था जैसे कि यमराज की पहली टिकट कटवाना हो। ये दोनों ही मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखते थे और मैं इतिहास का सबसे बुरा डिलीवरी बॉय था। ना ही जल्दी डिलीवरी देता, ना ही अपना टारगेट पूरा करता। पूरे दिन का टारगेट 37 डिलीवरीज होता था। ये टारगेट पूरा होने पे हम सबको 500 रुपये इंसेंटिव मिलता था। इसको पूरा करने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर जल्दी रात को 11 बजे तक काम करना होता था। हमारी गैंग एक ही रूम में रहती। रूम के आसपास काफ़ी शांति थी। हम सुबह निकलते और रात को सो जाते। एक दिन हम बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। फिर बातों बातों में नागा भैया ने बोला, चलो सब आज की अर्निंग दिखाओ। सूरज हंस पड़ा और बोला, नागा भैया तुम तो 100 की स्पीड से कम गाड़ी चलाते नहीं हो, हमारी बराबरी तुमसे कहाँ। नागा भैया की कमाई 2800 थी, सूरज की 2400 और मेरी सिर्फ 1600। कमरे में एक सन्नाटा छाया। नागा भैया ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो तुम नए हो। वो टूटी फूटी हिंदी में बोलते थे। मैंने भी उनकी तरह 16 घंटे काम किया, लेकिन कमाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने फैसला किया मुझे भी कमाना है। फिर मैंने बोला, सूरज मुझे अपना ज़ोन चेंज करना है, अब मैं आपसे ज़्यादा कमाई वाले ज़ोन में काम करूँगा, बीटीएम में। ये सुन के नागा भैया ने मुझे बोला, बिल्कुल भी नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। मैंने उन्हें इस तरह से पहली बार देखा। सूरज ने उन्हें शांत कराया और मुझे बोला, वो एरिया में ज़्यादा कमाई है, मगर कोई वहाँ पर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि कहते हैं वहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अक्सर डिलीवरी बॉयज़ काम छोड़कर अपने गांव वापस चले जाते हैं और या फिर लापता हो जाते हैं। जैसे नागा भैया के एक दोस्त, इनके करीबी, के साथ ऐसा ही हुआ था।
हमने बहुत ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट करी, मगर कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग हमें ज़रूरी तो समझते हैं, मगर सिर्फ फूड डिलीवरीज तक। हमारी समस्या को कोई नहीं सुनता। वैसे भी हम यहाँ के हैं नहीं, इसलिए वो हमारी प्रॉब्लम्स को उतना सीरियसली नहीं लेते। सूरज की ये बात बोलने के बाद मैं कमरे के अंदर चला गया। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ और किस्सा होगा। नागा भैया अगले दिन काम पर गए, तब सूरज भी निकलने वाला था। मैंने कहा सूरज, मैं जोन चेंज कर रहा हूँ, मुझे भी कमाना है, मैं हर बार की तरह डर के नहीं बैठ सकता। सूरज ने भी खुद को मनाया, मेरी हाँ में हामी भरी, और नागा भैया के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया। वो मुझे समझता था, ना ही भूत प्रेत में मानता था। मैं काम पर जाने लगा, बीटीएम लेक की जोन में। वहाँ का माहौल काफ़ी अलग था। यहाँ की हवा बहुत भारी फील हो रही थी। लोग सड़कों पर बहुत कम नज़र आते थे। मौसम अक्सर ख़राब रहता था और कुछ हिस्से एकदम सुनसान दिखाई पड़ते थे। अभी मेरे दिन की शुरुआत भी नहीं हुई थी और मैं हर बार की तरह डरने लगा। नागा भैया की बात मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगी। मैंने खुद को संभाला और डिलीवरी देता गया। मेरी एक आदत है, मैं थोड़ा शर्मीला हूँ, इसलिए कभी अपने कस्टमर को नहीं देखता, सिर्फ ऑर्डर देकर निकल जाता हूँ। इस तरह ऑर्डर देता गया, मगर जैसे जैसे अंधेरा होने लगा उतना ही मौसम की हवा और भारी हो गई। इसी बीच मैंने 2 एक्सीडेंट भी देखे, को मुझे घूरते हुए भी देखा। कभी कोई बूढ़ी औरत तो कभी कोई बच्ची। मुझे डर लग रहा था, मैं शायद नागा भैया और सूरज जितना हिम्मत वाला नहीं था। ये सोच रहा था और खुद को कोस रहा था। तभी काफ़ी ज़ोर से रिंग की आवाज़ आई। मैं थोड़ा डर गया। ये रिंग की आवाज़ ऑर्डर के लिए आई थी। हमें जब भी कोई ऑर्डर असाइन होता है तो उससे पहले ये चुभने वाली रिंग की आवाज़ आती है। ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट किया, खुद को थोड़ी हिम्मत दी, मगर ये ऑर्डर 16 किलोमीटर का था। ये देखकर मुझे और घबराहट हुई, क्योंकि 16 किलोमीटर जाना और 16 किलोमीटर आना, ऐसे में काफ़ी वक्त लगेगा और अंधेरा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे पैसों के लालच से कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। मैंने जीपीएस चालू किया और आगे बढ़ा। डर बढ़ता जा रहा था। मेरे सामने जो रास्ता था वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जैसे कि मैं एक अंधेरी गुफा में घुस रहा हूँ। थोड़ी दूर से मुझे चीखने की आवाज़ आई। मैं डर गया, बस इतना काफ़ी था। ये ऑर्डर कैंसिल करने के बाद मैं जल्द से घर पहुंचा। इस बार तो मैंने नागा भैया को भी पीछे छोड़ दिया। टॉप स्पीड 117। घर जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली और सोचा बच गया। तभी आसपास से किसी एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि कोई पति पत्नी में लड़ाई हो रही होगी। मगर फिर मैंने अपना डिलीवरी पार्टनर ऐप खोला। मुझे ऑर्डर कैंसिल करने की पेनल्टी लग गई थी। आज की कमाई 900 रुपये, पेनल्टी 800 रुपये। ये होने के बाद मैंने रात को नागा और सूरज से कोई बात नहीं करी। फिर मैंने पक्का मन बना लिया, मैं बीटीएम में ही काम करूँगा और वो भी रात तक करूँगा। टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैं भी अच्छा कमाऊँगा। पैसों को जोड़कर लैपटॉप लूँगा और वीडियो एडिटिंग सीखूँगा और ये डिलीवरी का बकवास काम छोड़ दूँगा। मैं सुबह सुबह 7 बजे निकला। आज का टारगेट पूरा करने का मैंने पूरा मन बना लिया था। सुबह काम अच्छा हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैं कस्टमर को थैंक यू बोल पा रहा था और बात बन रही थी। मैंने सोचा कि मैं अब कस्टमर की आंखों में देखकर काम करूँगा। मैं भीख मांग कर नहीं खाता, काम करता हूँ, पैसे लेता हूँ, नौकर नहीं हूँ। शर्माने की कोई बात नहीं है। अब शाम होने लगी थी। मैंने कस्टमर को फेस किया। ये कस्टमर बूढ़े थे। इनकी हाइट काफ़ी लंबी थी, चेहरा ऊपर से काफ़ी चौड़ा और नीचे से नुकीला। मगर कोई बात नहीं, मैं भी कुछ खास नहीं दिखता।
मैंने सोचा इनको तो अंधेरे में देखकर कोई भी डर जाएगा। मैं अगली डिलीवरी देने गया। मैंने बेल बजाई और दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आई। इसने गेट खोला और मुझे एक छोटा सा सदमा लगा। उसकी शक्ल बूढ़े अंकल जैसी थी। मैंने उसे डिलीवरी दी और जल्दी से निकला और मेरी खुद से एक जंग शुरू हो गई। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, फिर खुद को दिलासा देने की कोशिश करी। सोचा तो क्या हो गया कि इस छोटी लड़की की शक्ल एक 60 साल के बुढ़े से मिलती है जिसको मैंने इससे पहले ही डिलीवरी दी। हो सकता है बच्ची को कोई हेल्थ कंडीशन हो, और बच्चे तो डरावनी से होते ही हैं, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सुन पड़ गया की आवाज़ बजी। रिंग की आवाज़ सुनकर मुझे झटका लगा। हर एक रास्ता फिर डरावना लग रहा था। मैंने अपने मन को बनाया। मैंने कहा ये बस एक इत्तेफाक है और मैं इसे भूलने की कोशिश करता हूँ, और मैं भी अपने दोस्तों की तरह निडर हूँ। मैंने एक धुआंधार सा गाना लगाया और सूरज को मैसेज किया कि मैं 12 बजे आऊँगा और अपना टारगेट पूरा करके आऊँगा। मैंने ऑर्डर लिया। मेरे मन में एक सवाल आया, अगर अगली कस्टमर का चेहरा भी। फिर मैंने कहा नहीं नहीं। मैं अगली डिलीवरी देने गया। मैंने गेट पर बेल बजाई और फिर बाइक के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने चाबी लगाई, अपनी बाइक पर बैठ गया और गाड़ी चालू कर ली और सोचा कि जैसे ही कुछ हुआ तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा। लड़की सीढ़ियों से उतरकर नीचे वाले माले पर आई और देखा तो वो एकदम नॉर्मल और बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझे छत पर से ऊपर बुलाया और मुझे जाना पड़ा। उसने ऑर्डर लिया, मुझे घर के अंदर बुलाया, पानी पिलाया, और फ़ोन में बैटरी कम होने के कारण मैंने उनका चार्जर भी मांगा। उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि वो भी 1 साल पहले ही बेंगलोर आई हैं और वो अनाथ है। वो चाय बनाने किचन में चली गई। मैंने रूम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने बताया, मैं शर्मीला हूँ और मैं इधर-उधर देखना ठीक नहीं समझता। मेरे सामने देखने पर दूर दीवारी पर एक फ़ोटो फ्रेम दिखाई दिया। दूर से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा पास जाकर देखना सही नहीं होगा, तो मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि ये उनकी फैमिली की पिक्चर है। फिर मुझे पिक्चर में कुछ अजीब लगा। मेरा दिल सहम गया। दूर से देखने पर लग रहा था जैसे चारों इंसान एक ही है। मैंने पास जाने की कोशिश करी। गेट धीरे हवा से बंद हो गया। मैंने डरते हुए पूछा, आप अनाथ हैं? तो ये वो है जिसने आपको अडॉप्ट किया था? उसने खौफनाक आवाज़ में कहा, ये मैं हूँ। सूरज ने मना किया था। वो चारों उसी खौफनाक आदमी की तस्वीरें थी, और इस सुंदर लड़की का चेहरा भी उस खौफनाक आदमी में बदल गया। मेरी हालत खराब हो गई। मैंने फ़ोन लिया और चिल्लाता हुआ भागा। गेट बंद था। मैंने वक्त की कीमत को समझा और बालकनी की तरफ भागा और पहली मंजिल से कूद गया। मुझे चोट लगी, मगर डर इतना था कि मैं झट से खड़ा हो गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, बाइक भगाई। पूरे रोड पर अंधेरा था। रात हो गई थी। मैं अकेला था पूरे रोड पर। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हर एक चीज़, पेड़, बंजर गाड़ियाँ में मुझे उस आदमी का चेहरा दिख रहा था। मुझे बस सड़क पर निकलना था, बस सड़क पर निकलना था। यही मैं खुद को कह ही जा रहा था। वहाँ पर समय बहुत जल्दी बीता। पता नहीं कैसे रात के 2:50 हो रहे हैं। मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दी, फिर कुछ दूरी पर एक खंडर घर और कुछ टूटी बसें। मैं काफ़ी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा। मुझे वही बिल्डिंग फिर दिखाई दी, फिर वही खंडर घर और टूटी बसें। मेरा शरीर डर से काँप रहा था। मुझे लगा जैसे मुझे ये खौफनाक आत्मा, राक्षस, मौत के घाट उतार ही देगी। मैं इस माया जाल में फंस चुका था। मैं बस यहीं घूमता जा रहा था। मैंने सूरज को, नागा को कॉल पर कॉल किए, नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैंने मैसेज किया, अपनी लोकेशन भेजी। अब 2:57 हो गए। ऐसा लग रहा था कि 3 बजे मैं नहीं बचूंगा। मुझे ये नहीं जाने देगा। जितना मर्जी कोशिश करूं, ये मुझे मार देगा। मैं रोने लगा। डर के मारे शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी। हेलो हेलो नागा भाई, आप नाइट ड्यूटी पर ही हो ना? ये रोहित अभी तक घर नहीं आया। इसने बोला था मैं 12 बजे तक आऊँगा और अभी 3 बजने वाले हैं।
मैं भी थोड़ी देर पहले आया और देखा कि ये घर पे नहीं है। इसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा। मैं घर से बाहर निकल ही रहा था इसको ढूँढने के लिए, इतने इसने मेरे को लोकेशन भेज दी। ये लोकेशन देखकर बताइए कि ये कितनी दूर है आपसे? मैंने अचानक ब्रेक लगाई। हर तरफ लोग थे। वो डरे हुए थे मगर हिल नहीं पा रहे थे। रो रहे थे और भीख मांग रहे थे अपनी जान की। यह ठीक बिल्कुल मेरी ही हालत में नज़र आ रहे थे। फिर अचानक मैसेज भेजा। मैंने फ़ोन की तरफ नीचे देखा। मैसेज था सूरज का और नागा का कि सामने देख। मैंने देखा और वो सब लोग गायब हो गए मगर सिवाय उसके वही मेरे खून का प्यासा दरिंदा। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं घबराने लगा। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, मेरी तरफ भागना शुरू करता है। उसके हाथ में काफ़ी बड़ा चाकू है। मैं सेल्फ को छोड़ के किक मारने का ट्राई करता हूँ और वो काफ़ी करीब आता जा रहा है। मैं चिल्लाना शुरू करता हूँ, मदद के लिए आसपास लोगों को बुलाने की कोशिश करता हूँ। वो मेरे बहुत करीब आ गया। मैंने बाइक फेंकी और फ़ोन हाथ में ले लिया और भागा। वो बहुत ही रफ्तार में मेरे पीछे आ रहा था। पूरा अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं फिर भी भागते जा रहा हूँ। वो मेरे काफ़ी पीछे ही है। मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और सामने वही खंडर बस आती है। अचानक से मैं बस से टकराया और बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो मेरे सामने ही है, मुझे दिख रहा है मगर दर्द के कारण मैं सुन्न पड़ गया हूँ। मैं हिल नहीं सकता। वो चाकू मेरे तरफ बढ़ाता है बहुत ही ताकत से, ठीक दिल के ऊपर। मेरे पास चिल्लाने का भी वक्त नहीं था। मुझे अपनी हर एक बीते हुए पल की यादें आने लगी। बचपन की यादें, दोस्तों के साथ मस्ती, मम्मी पापा। यही मेरा अंत था। रोहित, ओए, रोहित, रोहित, रोहित तो ठीक है? रोहित इधर देख, जवाब दे मुझको। हेलो रोहित। भले ही उस समय मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। मेरे सर की चोट काफ़ी दर्द कर रही थी। बालकनी से कूदने के कारण और इतना ज़ोर से भागने के कारण मेरे पैरों में कोई ताकत नहीं थी। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। मगर फिर भी मैं बहुत खुश था। नागा और सूरज ने मुझे बचा लिया। मेरी गैंग एक बार फिर आ गई। दुनिया के सबसे बुरे डिलीवरी बॉय की मदद करने आ ही गई। ऐसा क्या था बीटीएम लेक वाले डिलीवरी जोन में कि वहाँ जाने से लोग इतना डरते थे? कौन था ये खौफनाक आदमी? वो सब आत्माएं जिन्होंने रोहित को घेरा था, वो रो क्यों रही थी? क्यों इस दरिंदे ने बीटीएम लेक में आतंक मचा रखा था? नागा और सूरज ने अभी के लिए रोहित को बचा लिया, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या रोहित हमेशा के लिए सुरक्षित था? यह जानने के लिए इंतज़ार करें इस कहानी के पार्ट 2 का। ये वीडियो मेरे चैनल की पहली वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी राय है जिससे मैं इन वीडियोस को और बेहतर कर सकता हूँ तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कभी आप कमरे में अकेले हों और कमरे में ज़्यादा रोशनी ना हो तब पीछे मुड़कर एक बार देख ज़रूर लेना और खुद से पूछना कहीं पीछे कोई है तो नहीं।